नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमओ न्यूज़। आज राजनीतिक परिचर्चा में हमारे साथ में मेहमान हैं बलराज सब्रवाल जी, जो कि उकलाना हलके से टिकट के प्रबल दावेदारों में आईएनएलडी के माने जाते हैं। तो बातचीत करेंगे इनसे, तमाम बातों पे परिचर्चा करेंगे। पहले तो आपका सब्रवाल साहब स्वागत है। सबसे पहले तो मैं पीएमओ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग, और साथ में आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये छोटे चैनल जो हैं यही सही मायने में आज समाज की सभी बातों को उठाते हैं। अदरवाइज बड़े चैनल तो चुप बैठे हैं, वो तो सिर्फ बीजेपी लिए काम करते हैं। सब्रवाल साहब, शुरुआत करते हैं आज राजनीतिक परिचर्चा की। तो आप उकलाना हलके से प्रबल दावेदारों में माने जाते हैं आईएनएलडी के। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एक्टिविटीज़, आजकल चुनावी माहौल है, आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा हरियाणा का भी चुनाव है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब किसानों के लिए इस्तीफा दिया था तो उनका एक मकसद था किसानों का, इस बार भी बीजेपी को हरा लो, क्योंकि सेंटर में बीजेपी नहीं आनी चाहिए और आएगी तो पूर्ण बहुमत से नहीं आनी चाहिए। उसमें वो लोग कहीं ना कहीं सफल भी हुए। अब विधानसभा का चुनाव का एक मुख्य मकसद एक ही होता है कि लोकल मुद्दे होते हैं, उसके अंदर चेहरा भी होता है। अब हमारे पास चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर जनता चौधरी देवीलाल की तरह पूरा दिल ठोक के विश्वास करती है। तो आजकल हम परमानेंट लगातार, जब से किसान आंदोलन था उसके बाद में भी और अब भी लगातार हम किसानों के साथ मिले हुए हैं, मिलकर बात कर रहे हैं, सबसे मिलते हैं, सभी समस्याओं को उठाते हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन में जाते हैं, सभी लोगों की समस्याओं को जूझता देखते हैं, उसके समाधान के लिए भी कोशिश करते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसको मैंने कई बार पैदल यात्रा में देखा कि जिस गाँव की कोई समस्या है उसका उसी समय फ़ोन करके समाधान करते हैं। तो बात करें हाल ही के अंदर रणनीति की। रणनीति राजनीति के अंदर सबसे बड़ी मायने रखती है। तो रणनीति बनाई है अभी चौटाला ने, जिन्हें जो बीएसपी और आईएनएलडी का जो हाल ही के अंदर गठबंधन हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जनता की डिमांड थी, क्योंकि पहले 2 बार गठबंधन हुए इनेलो और बसपा के, उसमें बहुत बढ़िया बहुमत के साथ में सरकार आई। आज तक हरियाणा का रिकॉर्ड है कि बसपा का एक नागरा साहब, जो अमन कुमार नागरा, जो एमपी बने थे वहाँ से अम्बाला से, वो जब इनेलो के साथ समझौता हुआ था तभी बने थे। और आज भी वो सिचुएशन दोबारा आने वाली है कि इस बार बसपा और इनेलो इकट्ठा मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। तो ये गारंटी के साथ है कि इस बार बसपा और इनेलो की सरकार होगी। इनेलो के बसपा के जो समझौता हुआ पीछे, तो मायावती जी ने ये कहा कि हमारा संगठन का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिस पे जनता विश्वास करती है। लोग उसको जुबान का धनी इसलिए मानते हैं कि जो वो कहता है वही करता है, वो झूठे वायदे नहीं करता। 37-53 का जो गठबंधन हुआ है, 53 जो है आईएनएलडी के हिस्से में आई है, 37 बसपा के हिस्से में आई है। तो उकलाना की क्या मानते हैं आप? देखिए, ये बातें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले करी है। हाईकमान का काम है, चौधरी अभय सिंह चौटाला डिसाइड करेंगे, बहन मायावती डिसाइड करेंगे कौन सी सीट कहाँ पे किसको देनी है। लेकिन ये पहले ही तय हो चुका है कि जो संगठन जहाँ मजबूत होगा उसको ही वो सीट दी जाएगी। जैसे उकलाना हल्का पहले भी इनेलो बहुत मजबूत रहे, जाट बाहुल एरिया है, और जहाँ पे बीएसपी मजबूत होगी वहाँ बसपा को दी जाएगी टिकट, जहाँ इनेलो मजबूत होगी वहाँ इनेलो को दी जाएगी। लेकिन ये दोनों कॉमन एक कमेटी बना करके गठित करके उसके बाद में डिसाइड करेंगे कौन सी सीट किसको दी जाएगी। सब्रवाल जी, जिस तरह से आपने अभी कहा जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो बात करें अगर जातिगत वोटरों की या जातिगत प्रभाव की, तो ये राजनीति के अंदर ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि हम चाहे कितना ही कह लें कि छत्तीस बिरादरी की बात कर लें, चाहे हम बिना जात पात की बात कर लें, लेकिन जातीय समीकरण तो राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, एससी कम्युनिटी से आते हैं, और एससी की ये सीट रिजर्व है, तो एक विशेष जाति की बात करें तो इसका कितना प्रभाव इस पे पड़ेगा? मैं पहले मेरे बारे में बता देता हूँ कि मैं एससी कम्युनिटी से आते हुए भी जाट स्कूल से मैंने 9th और मैट्रिक करी है, जाट कॉलेज से प्रेप करी है, फिर बीए सेकंड तक जाट कॉलेज में पढ़ा हूँ, उसके बाद में प्राइवेट किया मैंने। तो मैं जाट स्कूल में रहा हूँ, जाट कॉलेज में रहा हूँ, जाट से मैंने बीएड की है सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, और जाटों के लड़कों के साथ मेरा अहम
दोस्ती रही है, उनके साथ रहा हूँ मैं। और इस एरिया के लोग ये कहते थे भाई कहाँ पढ़ता है, कि भाई जाट स्कूल में तो ठीक है, जाट कॉलेज में पढ़ता है, जाट संस्था में पढ़ना गर्व महसूस करते थे। तो वो सारे वही लोग आज मेरे साथ हैं। वो हरियाणा के अंदर जाट बाहुल्य क्षेत्र हो चाहे बिना जाट बाहुल्य क्षेत्र हो, राजनीति को काफ़ी प्रभावित करता है। बिल्कुल। क्योंकि राजनीतिक जो सूझबूझ है कुछ ही जातियों के अंदर है, बहुत सारी जातियां तो इसको छू भी नहीं पाती राजनीतिक। और जाट बाहुल्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ज़्यादातर जाट नेता जो है राजनीति में और सत्ता का सुख भोग चुके हैं, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। नो डाउट, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं चौधरी देवलाल जी के साथ 1987 में था। तब भी चौधरी देवलाल ने बुआनी खेड़ा से मुझे टिकट के लिए कहा था। तो मैंने कहा जी मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मुझे अभी इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरा ब्योंत ही नहीं है। तो उसके बाद मैं नौकरी में आ गया। 2014 में मैंने टिकट मांगी तो उस टाइम चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यस कर दी थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने हमारे 14 गांवों की जो पुनिया खाप है उसका रेजोल्यूशन लेकर के गए थे। मैं नहीं गया था, बल्कि 14 गांव के सरपंच गए थे कि जी हमारे हल्के की लड़की है सुनीता सब्रवाल, जो मेरी वाइफ है, पनियारी से है वो, और पनियारी पुनिया खाप का गांव है 14 गांवों का। अगर इसको टिकट देते हो तो बहुत सामाजिक आदमी है, इसका परिवार भी बहुत सामाजिक है, तो हम एक तरफा जिता देंगे। तो चोर साहब ने कहा भाई इतने कामों को कौन मना कर सकता है। ये जातीय समीकरण ही था। आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हो। उस टाइम 13 टिकटें बांटी गई थी, जिसमें से एक और समाज को दी थी, बाकी 12 चमार समाज के लोगों को दे दी थी। तब धानक समाज के लोगों ने कहा कि जी हमें भी टिकट चाहिए और उकलाने टिकट दे दो, चाहे किसी को दे दो, लेकिन धानक समाज को दो। तब चोर साहब ने दोबारा कहा कि आपको ये हमें ये टिकट जो है ना धानक समाज को देनी पड़ी। तब अनूप धानक को टिकट दी गई थी। और मैं खुद सही मायने में नौकरी में होते हुए भी अनूप धानक के इलेक्शन की पैरवी मैंने की थी। मैं पहला आदमी था जो इसका फार्म भरवा के, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे फार्म भरवाने के लिए। और आपको बता दूं कि पहली बार आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए और एक इनोवा गाड़ी इसको इलेक्शन के लिए मैंने दी थी। इलेक्शन लड़, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे सारे वोट इसके साथ थे। तब से मैं इनेलो में हूँ। उसके बाद में इनका घर में पाट गया, यानी कि बच्चे लालच में आ गए दुष्यंत, और पार्टी का नाश कर दिया। इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊं, दुनिया को सबको पता है। जिन लोगों को वोट बीजेपी को हराने के लिए दिया था उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी, अदरवाइज तो लोगों ने 40 सीट पे रोक दिया था उनको। सब्रवाल साहब, वो तो जो पार्टी की अभी बात कर रहे हैं हवा बनाने के जुगत में है कि हवा बनाने से राजनीतिक सत्ता में आ सकते हैं, काम के बदले वोट नहीं मिलते, हवा से वोट मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें बीएसपी की, तो उकलाने से जितने उम्मीदवार अभी तक चुनाव लड़े हैं, जिनका संगठन बना हुआ है, उसका क्या लाभ जो है अगर इनेलो के हिस्से में ये टिकट आती तो मिलेगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उकलाना एकमात्र ऐसी सीट है जहां पे सबसे ज़्यादा वोट जाट समाज के हैं। दूसरे नंबर पे चमार समाज के सबसे ज़्यादा वोट आते हैं। और यही कारण है कि आज तक बीएसपी ने जितनी टिकटें दी वो चमार समाज के लोगों को दी गई। पहली टिकट संदीप मेहरा ने इलेक्शन लड़ा था, जो कि मेरी मिसिज का सगे भतीजा है। और उसके बाद में दूसरा इलेक्शन लड़ा था मेरे मामा जी का लड़का था, रवि काजड़ा, नंगथला से, मेरा नानका है नंगथला, उसने इलेक्शन लड़ा और वो भी इसी समाज से आता है। और तीसरा जो मिसिज की बुआ का लड़का है, मतलब उसकी बुआ का जो जेठ का लड़का है, अभी भजनलाल सेलवाड़ शंकरपुरा से, उसने इलेक्शन लड़ा। तो ये हमारे समाज के लोग हैं सारे। तो इनका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि अगर बीएसपी आज इन लोगों के साथ आई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये लोग, पहले तो अगर मुझे टिकट इन लोग देती और बीएसपी से समझौता नहीं होता तो ये लोग मुझे सिर्फ वोट देते। अगर अब इन लोग मुझे टिकट देती है तो ये लोग ना सिर्फ वोट देंगे बल्कि ये इन लोगों का इलेक्शन लड़ेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मैंने कम से कम 8 से 10 सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम नहीं करवा दिए हो। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं कबड्डी कुश्ती का प्रोग्राम करवाया, कहीं पे क्रिकेट का प्रोग्राम करवाया, कहीं पे गौशाला में प्रोग्राम कराया। मैं उदाहरण के तौर पे छोटा बता दूं आपको, नंगथड़ा गांव के अंदर रविदास जी की प्रतिमा लगी, उस टाइम पे 31,000 रुपये मैंने दिए। उस टाइम किसी ने कहा जी यहाँ गौशाला की जरूरत है, मात्र 25,000 से मैंने गौशाला शुरू करवाई थी, आज जो करोड़ों की गौशाला हो रही है। अगरवा जो एक धाम है हमारा, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए, तो हमारे गांव में घर में भी लोग आते हैं। तो एक यहाँ पे हमने रविदास मंदिर तो बना लिया, हम चाहते हैं मूर्ति लगे। उसके लिए गांव की पंचायत नरेश सेलवाड़ के पास गई, उस टाइम एमएलए होता था, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब एमएलए था नरेश सेलवाड़। तब इसने कहा जी मैं तो 5,000 रुपये दे सकता हूँ। तो एक बूढ़ा कहने लगा 5,000 क्या 10,000 तो मैं दे दूंगा, जी मूर्ति लगती है तो उन्होंने मेरे से वहाँ पे टेलीफोन में बात की। उस टाइम मैं इंस्पेक्टर था। तो उन्होंने कहा जी हम सामाजिक काम कर रहे हैं, हमने मंदिर बनवा दिया, हम चाहते हैं रविदास जी की मूर्ति लगे और आप इसमें हेल्प करो। मैं मुझे क्या करना है बताओ आप। कहता जी हम चाहते हैं आप मूर्ति लगवाओ। मैं बोला आप मूर्ति बढ़िया दे आओ, उसके लिए मैं खुद उसकी पेमेंट कर दूंगा। उस टाइम पे 1.25 लाख रुपए की मूर्ति लगी थी, जो कि जयपुर से आई थी।
मैं कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर मूर्ति थोड़ी अपने जो संत रविदास जी की लगी हुई है, अग्रवा में लगी हुई है, लोग देखने लिए आते हैं। तो ये सामाजिक कार्य थे। एक एक दिन के अंदर 15-15, 20-20 गाँव में रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती, सर छोटराम जयंती मनाना, खेलों में प्रोग्राम करवाना, ऐसा कोई गाँव नहीं जिसमें 8-10 प्रोग्राम में ना करा चुका हूँ। INLD के लिए क्या किया है जो आपको टिकट दे? INLD के लिए तो मैं क्या कहूँ, लोग कहेंगे कि जब एक दिन एक भाषण दे रही थी बहन सुनैना चौटाला जी चमारखेड़ा में, उसके एक्चुअल सबक थे कि बलराज सब्बरवाल ने उस टाइम INLD का हाथ पकड़ा जब INLD के पास थोड़े से आदमी रह गए थे। यानी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफा दिया, तो इसका मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता देता हूँ। मैं सूर्यवाला चौक पे बैठा था, किसान आंदोलन में रहा हूँ मैं, किसान आंदोलन का मुख्य हिस्सा रहा हूँ मैं। किसान आंदोलन में हम सूर्यवाला चौक पे बैठे थे। मैंने कहा था भी तीसरे दिन कोई भी नेता आगे हमारे बीच में भाषण दे के चला जाता है, मैं ये चाहता हूँ कि वो भाषण दे के ना जाए, अगर कोई आना चाहता है तो खुले मन से आए और अपने पद से इस्तीफा दे के आए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया और ये कहा कि 27 तारीख को मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर 26 जनवरी तक तीनों काले कानून वापस नहीं हुए तो। सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं किए, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उस टाइम मैंने उनका धन्यवाद किया और ये कहा कि जो आदमी किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे जाएगा वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे। चोर साहब को ये बात खटक गई। उन्होंने कहा एक दिन फ़ोन करके, बलराज जी आपने कहा था कि हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे, आप बताओ क्या करोगे आप। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। उस टाइम पे 27 फरवरी के बाद है 2021 की, खेदड़ गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला को सम्मानित किया गया था किसानों की तरफ से और पूरे हिसार की तरफ से। 400-500 लोग उस दिन खेदड़ गांव में आए हुए थे, उसको जब सम्मानित किया उन्होंने कहा बलराज जी आप ज्वाइन कर लो। मैंने कहा चौधरी साहब मैं ज्वाइन तो कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी एक बहुत बड़ी रैली करके, आपने इतना बड़ा त्याग किया है, इस त्याग के बदले में बहुत बड़ी रैली करके वहाँ पे आपका स्वागत करूँ, आपको सम्मानित करूँ। उसने कहा मुझे पता आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन आप ज्वाइन कर लो। उनके कहने से मैंने खेदड़ में ज्वाइन किया। उसके 1 महीने बाद में मैंने उकलाना में रैली की, अकेले अपने दम पे रैली करके। उस टाइम पे 10,000 आदमी इकट्ठे करके मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया। तो वो इतने गदगद हुए, इतने खुश हुए। स्टेज के माध्यम से उन्होंने एक ही नाम लिया था कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ बलराज सिंह सब्बरवाल ETO साहब का, जितने इतने लोगों को बुला करके मुझे उनकी समस्याओं से रूबरू करवाया और उनके भावनाओं से अवगत कराया। मतलब लगातार उकलाना हल्के से जुड़े हुए हैं, टिकट के प्रबल दावेदार हैं और ये चुनाव के लिए पक्की ठान ली है? नहीं, ये पार्टी का फैसला है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे, चाहे वो मुझे ये कहे कि भाई तूने फलाने आदमी की गाड़ी में बैठ के इसकी ड्राइवरी करनी है तो मैं ड्राइवरी करूंगा। अगर ये कह दिया तूने इसके साथ में बॉडीगार्ड के तौर पे रहना है तो मैं उसके लिए बॉडीगार्ड के तौर पे रहूंगा। और मुझे ये कहता है हरियाणा में भी तूने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये उनकी मर्जी पे है। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ दिल से, आत्मा से आया हूँ, जो मुझे वो कहेगा मैं करूंगा। आपको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कमर का दर्द हो गया था पीछे, जब चौरदेवलाल जी की 109वीं जयंती थी जींद में, तो हम सरसा गए हुए थे। तो उसने ये पूछा भी कौन से हल्के से कितनी कितनी गाड़ी आएगी, तो हमारे जिला अध्यक्ष कहने लगे जी 40 गाड़ी उकलाना से आ जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहने लगे नहीं, 50 गाड़ी तो बलराज सब्बरवाल अकेला लेके आएगा, अब 40 गाड़ी की बात कैसे कर रहे हो। तब मैंने कहा था सर 50 गाड़ी आपने कम बोल दिया। चौधरी देवीलाल जी का 109वां जन्मदिन है, मैं 109 गाड़ियों के काफिले के साथ जाऊंगा। तो 109 गाड़ियों में क्रूजर थी, बसें थी और कई हजार आदमी लेकर के मैं जींद रैली में पहुंचा था। तब से लेकर के आज तक मैंने पीछे मुड़ के देखा, चाहे वो जींद रैली हो, चाहे कैथल रैली हो, चाहे आपकी फतेहाबाद रैली हो, या कोई भी रैली जहां भी हुई, दिल दिमाग आत्मा से, तन मन धन से साथ हूं। और अभय सिंह चौटाला जी जो जिम्मेवारी लगाएंगे उसको पूरा निभाऊंगा। तो दोस्तों तमाम बातें हमने बलराज सब्बरवाल जी से की। INLD के उकलाना हल्के से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और लगातार इस उकलाना क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद बलराज सब्बरवाल जी का, जो इतनी बातें हमने इनके साथ में की। और भी बहुत सारे नेताओं के साथ रूबरू आपको करवाते रहेंगे। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार। धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले टाइम में चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिसको ही टिकट देके भेजें, उनको MLA बना के भेजिए, ताकि वो किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, दलितों की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकें और विधानसभा में जाकर के उनकी लड़ाई लड़ सकें।